हेलो एवरीवन, वेलकम। सो आज हम बात कर रहे हैं ओलिगोपोली मॉडल्स की। आज की इस क्लास में हम कुर्नो, बैट्रेंड, एजवर्थ, चैम्बरलिन ये मॉडल्स समझने वाले हैं, और वो भी एक कहानी की फॉर्म में, यानी कि एक रियल लाइफ स्टोरी की फॉर्म में आपको ये मॉडल्स मैं समझाने वाली हूँ। आपके दिमाग में भी रहे और एग्जाम में आपके इससे क्वेश्चंस ठीक होके आए। आप यकीन मानिए, आज की अगर ये पूरी क्लास देख लेते हो ना, तो ये जो मैंने 4 मॉडल्स की बात करी है ना, इन मॉडल से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस ठीक गलत नहीं होंगे, ठीक होंगे, और ये मॉडल्स आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएंगे कि आपको भूलेंगे नहीं। अगर ज्यादा टाइम हो जाए पढ़े को, तो आप जस्ट इस तरह की कहानी याद कर सकते हैं और आपको फिर से मॉडल्स दिमाग में रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पूरा एंड तक देख लीजिएगा। और बता दूं कि हमारा यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का बैच दिसंबर 2026 के लिए 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। आप अभी एनरोल कर सकते हैं। इसमें कॉम्बो यानी कि पेपर 1 पेपर 2 इकोनॉमिक्स दोनों अवेलेबल है। ओनली पेपर 2 इकोनॉमिक्स एंड ओनली पेपर 1 भी अवेलेबल रहता है। सो एज यू नाउ कि यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में जो हमारा सक्सेस रिकॉर्ड है, वो आप सक्सेस स्टोरीज के माध्यम से देख ही सकते हैं, चैनल पर अपलोडेड है। तो आज का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली। नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली, देखिए, जब भी हम ओलिगोपोली के मॉडल्स पढ़ते हैं, एक इसमें होते हैं कल्यूसिव ओलिगोपोली के मॉडल्स, एक होते हैं नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली के मॉडल्स। कल्यूसिव ओलिगोपोली जो होता है, उसमें क्या होता है कि फर्म्स जो हैं उनमें एक टैसिट एग्रीमेंट होती है बीच में फर्म्स के, जबकि नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली में किसी तरह की टैसिट एग्रीमेंट नहीं होती। ठीक है, असल में ये एक ऐसी एग्रीमेंट होती है जिसमें एक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मूक समझौता, मूक एग्रीमेंट, यानी कि दो फर्म्स हैं, है ना, उनमें आपस में सहमति होती है कि इतना प्राइस और इतना क्वांटिटी हमको रखना है, विदाउट एनी फॉर्मल रूल्स, लाइक लिखे पढ़े बिना। इस तरह की एक सहमति जो है फर्म्स में होती है। ठीक है, तो जब इस तरह की कोई भी सहमति एग्रीमेंट फर्म्स में नहीं होती, तो उसको हम नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली बोलते हैं। ठीक है जी, आप ऐसा याद रख सकते हैं कि अगर फर्म्स में सहमति है तो कल्यूसिव ओलिगोपोली है। अगर आपस में उनके प्राइस एंड क्वांटिटी कितना कैसे प्रोड्यूस करना है, इसके लिए कोई सहमति नहीं है, तो ये फिर आ जाएगा कि फर्म्स डू नॉट हैव टैसिट एग्रीमेंट। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं कि कल्यूसिव ओलिगोपोली में कौन से मॉडल्स है जिसमें फर्म्स में कल्यूजन होती है, उसमें आ जाता है आपका प्राइस लीडरशिप, कार्टल। ठीक है, जब नॉन कल्यूसिव की बात आएगी, कुर्नो आएगा, स्टेकलबर्ग आएगा, चैम्बरलिन आएगा, बैट्रेंड आएगा, एजवर्थ आएगा। ठीक है, और किंग डिमांड कर्व भी आएगा। ठीक है, स्विजी वाला। तो एक ही क्लास में बिकॉज सारे नहीं पढ़ सकते, तो आज मैं इंपॉर्टेंट वाले 3-4 मॉडल्स करवाऊंगी। सबसे पहले कुर्नो मॉडल 1838 में ये मॉडल आया था कुर्नो के द्वारा। अब इसमें होता क्या है कि भाई देखो, दो फर्म्स है मार्केट में, और फर्म्स जो है वो होमोजीनियस गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। होमोजीनियस यानी कि सेम, जैसे इसमें एग्जांपल दी थी कुर्नो ने, मिनरल वाटर, है ना, दो फर्म्स है वो मिनरल वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, सेम होमोजीनियस गुड्स है। ठीक है, अब यहाँ पे ना फर्म्स प्राइस को नहीं, आउटपुट को लेके चल रहे हैं। ध्यान से समझिए, एक फर्म ये अज्यूम कर रहा है कि भाई दूसरा फर्म अपने आउटपुट को चेंज नहीं करेगा, जबकि दूसरा फर्म भी यही अज्यूम कर रहा है कि पहला फर्म अपने आउटपुट को चेंज नहीं करेगा, मैं इतना आउटपुट रख लेता हूँ, अपना इंडिविजुअल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर लेता हूँ, है ना। और फर्म्स इस तरह से चल रहे हैं, इस तरह से काम कर रहे हैं कि एक फर्म जो है वो टोटल आउटपुट का आधा प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा फर्म आ रहा है जितना आउटपुट बचा हुआ है उसका आधा प्रोड्यूस कर रहा है। आप कहोगे मैम आधा प्रोड्यूस क्यों कर रहा है, हम सब ने मोनोपोली पढ़ी है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन ये हम पढ़ चुके हैं। तो जब हम ये पढ़ते हैं, इसमें हमको ये पता है कि जब मोनोपोली की बात होती है, यानी कि जब बात होती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, उसमें टोटल आउटपुट प्रोड्यूस नहीं किया जाता, है ना, क्योंकि मोनोपोली में क्या होता है, प्राइस हाईएस्ट होता है, और परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्वांटिटी आउटपुट हाईएस्ट होता है। तो अब जब एक फर्म अपने इंडिविजुअल प्रॉफिट्स के बारे में सोचेगा, तो वो टोटल आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो कहता है टोटल आउटपुट का आधा प्रोड्यूस करके प्राइस ज्यादा रखता, है ना, अपने आप को वो मोनोपोली वाली सिचुएशन पर पहुंचाना चाह रहा है, पर एंड में पहुंचा नहीं पाता, क्योंकि दोनों फर्म अपनी मन मर्जियां करते हैं, आपस में समझौता नहीं करते, और इस बात को समझ ही नहीं पाते कि मेरे मेरे आउटपुट चेंज करने से दूसरा फर्म भी आउटपुट चेंज कर रहा है, इस बात को समझ नहीं पाते।
ठीक है, चलो अब ये हम बातें बाद में करते हैं, पहले वही जो मैंने आपको कहा था, केक मार्केट स्टोरी। ठीक है, मान लीजिए एक टाउन है जहाँ पे 2 बेकरीज हैं, बेकरी ए एंड बेकरी बी। दोनों बेकरी सेम केक सेल कर रहे हैं। ठीक है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, आइडेंटिकल, जैसे मैंने आपको कहा केक्स हैं दोनों। दोनों बेकरीज क्या यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं कि हाउ मेनी केक्स टू प्रोड्यूस, कि कितने केक्स प्रोड्यूस किए। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे प्राइस डिसाइड नहीं किया जा रहा फर्म्स के द्वारा, आउटपुट डिसाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो दोनों बेकरीज डिसाइड करते हैं कि कितने केक्स प्रोड्यूस किए जाएं। हर एक बेकरी ये ज्यूम करके चलती है कि दूसरी बेकरी वाला तो अपने आउटपुट को अनचेंज रखेगा, और यही कुर्नो की एक सबसे इंपॉर्टेंट मेजर अजम्पशन है कि फर्म का नेव बिहेवियर है। नेव बिहेवियर है यानी कि वो समझ ही नहीं पाता इस चीज को कि भाई उसके आउटपुट चेंज करने से दूसरा भी आउटपुट चेंज करेगा। वो हर बार यही मान के चलता है कि मैं अपना आउटपुट जितना मर्जी कर लूं, दूसरा फर्म अपने आउटपुट को इतना ही रखेगा जितना अब है उसका, वो चेंज नहीं करने वाला। ये एक मेजर अजम्पशन है इसकी। ठीक है, सो हर एक बेकरी यही अज्यूम कर रही है कि दूसरा बेकरी वाले अपने आउटपुट को अनचेंज रखेगा। ठीक है, और एक चीज और अजम्पशन है मार्जिनल कॉस्ट जीरो की, कि प्रोडक्शन कॉस्ट इज अज्यूम टू बी जीरो। यहाँ पे भी हमने अजम्पशन पढ़ी है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए गुड इज जीरो। ये सारे कंसेप्ट मार्जिनल कॉस्ट वगैरह हम ऑलरेडी अपनी बेसिक क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सो अब क्या हो रहा है, बेकरी ये वाला मार्केट में एंटर करता है और सोचता है कि अगर मैं अकेला होता तो मैं क्या करता, जितना टोटल मार्केट की डिमांड है उससे आधा प्रोड्यूस करता अपने इंडिविजुअल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, है ना। तो वो ऐसा ही करता है। मान लो टोटल मार्केट डिमांड 120 केक्स की है, ठीक है, तो वो 60 केक्स प्रोड्यूस करता है, टोटल आउटपुट का आधा। अब बेकरी बी वाला मार्केट में आता है, ठीक है, वो क्या करता है, उसने कहा कि भाई 60 केक ऑलरेडी जो है उसको बेकरी ए वाला सप्लाई कर रहा है, तो बचे कितने केक है, अब 60 केक बचे हैं, 60 बची है ना। अब वो कहता है 60 का आधा प्रोड्यूस कर लेता हूँ। 60 का आधा कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, रिमेनिंग जो बचा 60 उसका वो आधा प्रोड्यूस कर लेता है, टोटल का आधा अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। ठीक है, सो तीसरे राउंड में फिर क्या होता है, अब फिर से फर्म ए आता है और फर्म में फिर से यही ज्यूम करके चलता है कि फर्म बी तो अपने आउटपुट को 30 ही रखेगा, वो 30 से ज्यादा सप्लाई नहीं करने वाला। ये सोच के अब और कितने बचे मार्केट में, जितने अब रिमेनिंग बचे हैं उसका आधा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो मतलब इसी तरह से ये सिचुएशन ये चलता जाता है और फाइनल जो इसमें इक्विलिब्रियम होता है ना, वो ये होता है, यहां से पढ़ो, कि हर एक फर्म जो है वो टोटल मार्केट आउटपुट का 1/3 प्रोड्यूस करता है, और कुर्नो का आउटपुट दोनों फर्म्स का मिला के हर एक फर्म 1/3 प्रोड्यूस करेगा, तो टोटल आउटपुट जो है वो 2/3 आ जाएगा। यानी कि दोनों फर्म्स मिलके टोटल आउटपुट यानी कि 120 का 2/3 प्रोड्यूस करते हैं। ये फाइनल रिजल्ट निकलता है कुर्नो का, यानी कि वो हाईएस्ट आउटपुट पर भी नहीं पहुंच पाते और हाईएस्ट प्राइस पर भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हाईएस्ट आउटपुट होता है परफेक्ट कंपटीशन वाली सिचुएशन में, हाईएस्ट प्राइस होता है मोनोपोली वाली सिचुएशन में। जो कुर्नो का इक्विलिब्रियम है इन दोनों सिचुएशंस के बीच बिचाले रह जाता है। ठीक है, बीच बिचाले रह जाता है। कुर्नो का आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट का मतलब परफेक्ट कंपटीशन में जो आउटपुट होता है, कंपिटिटिव आउटपुट, उसका 2/3 होता है, और जो प्राइस होता है वो मोनोपोलिस्ट यानी कि हाईएस्ट प्राइस का 2/3 होता है। सो कुर्नो का आउटपुट एंड कुर्नो का प्राइस इज बिटवीन मोनोपोलिस्ट एंड कॉम्पिटिटिव। ठीक है, क्योंकि मोनोपोलिस्ट कम प्रोड्यूस करता है और हाईएस्ट प्राइस चार्ज करता है। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करता है और लोएस्ट प्राइस चार्ज करता है। तो कुर्नो का इक्विलिब्रियम इसके बीच में रहता है। दोनों फर्म्स अपने 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 सिर्फ इंडिविजुअल प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, कोई एग्रीमेंट करके या बात को समझ के कि मेरे बदलने से आउटपुट वो भी बदल रहा है, ये चीज नहीं समझते। उसके कारण उनके ज्वाइंट प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज नहीं हो पाते, उनके सिर्फ इंडिविजुअल प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज होते हैं। हो सकता है अगर वो कोऑपरेट कर लेते एक दूसरे से, है ना, तो वो एज ए मोनोपोली बिहेव करते, ये सोच के चलते कि हम दोनों इकट्ठा कोऑपरेट करके काम करते हैं, तो अपने कंबाइंड प्रॉफिट जो है उनको मैक्सिमम करने की अगर वो सोचते तो शायद वो मोनोपोली वाली सिचुएशन पर पहुंच जाते। ठीक है, पर क्योंकि यहाँ पे हर एक फर्म इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, इसलिए वो उस सिचुएशन पर नहीं पहुंच पा रहा।
अब ये डायग्राम देखो, देखो ए प्रोड्यूस क्वांटिटी ए एट प्राइस पी। ए फर्म जो है, सब ए फर्म, वो अब देखो ना यहाँ पे जो हमारा टोटल आउटपुट है, मैंने कहा ये डिमांड कर्व है, दैट इज द डिमांड कर्व, ठीक है, और ये एमआर कर्व है, एमआर कर्व है ए का। हमने क्या पढ़ा है कि क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट हमने कितना, जीरो लिया ना, मार्जिनल कॉस्ट इज जीरो, ठीक है, तो ये वाले पॉइंट पर, ये वाले पॉइंट पर फर्म ए जो है वो ओ ए आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है ओपी प्राइस पर, ठीक है, तो इस पॉइंट पर के कॉरेस्पॉन्डिंग डिमांड कर्व ले जाओ तो ओपी प्राइस है और ओ ए क्वांटिटी है। ऐसा करके वो इंडिविजुअल प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर रहा है कि टोटल क्वांटिटी की आधी प्रोड्यूस कर रहा है, वो सारी नहीं कर रहा है क्योंकि उससे प्रॉफिट्स नहीं मैक्सिमाइज होंगे। फिर बी एज्यूम कर रहा है कि ए तो अपना आउटपुट इतना ही रखेगा, तो मैं ऐसा करता हूँ जो बचा हुआ है उसका हाफ प्रोड्यूस कर लेता हूँ, ठीक है। अब बचा कितना हुआ है, इतना बचा हुआ है, इतना बचा हुआ है, ठीक है, तो ये एमआर कर्व है इसका बी का, ये बी का एमआर कर्व है, इसका हाफ प्रोड्यूस करता है ये हाफ, तो ये बी का है, ठीक है, तो दैट इज ए बी। बचा कितना था आउटपुट, ए डी डैश, इतना आउटपुट बचा था ना, तो इसका वो आधा प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, यानी कि इतना आएगा ना, दैट इज ए बी, ठीक है, इतना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। अब बचे हुए आउटपुट का उसने आधा प्रोड्यूस कर लिया, तो इसको हम बोलते हैं नेव बिहेवियर ऑफ फर्म। नेव बिहेवियर का मतलब है कि पुराने रिएक्शन से वो बात को समझ नहीं रहा, ठीक है, आउटपुट को एडजस्ट करता जा रहा है फर्म हर बार अपने, फिर ए मार्केट में आएगा, ए बचे हुए आउटपुट का आधा प्रोड्यूस करेगा, फिर बी आएगा, फिर वो बचे हुए आउटपुट का आधा प्रोड्यूस करेगा, तो ऐसा ही चलता जा रहा है। नेवर लर्निंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, इसको हम नेव बिहेवियर फर्म का बोलते हैं कि हर बार वो यही अज्यूम करके चल रहा है कि दूसरा फर्म अपने आउटपुट को कांस्टेंट रखेगा, ठीक है। रिपीटेड रिएक्शंस, ऐसे ये रिपीटेडली ये चीज होती जाती है, फाइनली ईच फर्म इस आउटकम पर पहुंचता है कि टोटल आउटपुट का 1/3 प्रोड्यूस करते हैं वो, ठीक है, यानी कि टोटल कितना हो गया, टुगेदर 2/3 ऑफ टोटल आउटपुट। इंडिविजुअल प्रॉफिट मैक्सिमाइज होते हैं पर इंडस्ट्री प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं होते क्योंकि प्राइस, मोनोपोलिस्ट प्राइस वाली सिचुएशन पर वो नहीं पहुंच पाते, ठीक है। अब ये देखो, कुर्नो इक्विलिब्रियम लाइज बिटवीन मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, और इसके बाद जब हम चैम्बरलिन का पढ़ेंगे, हम उसमें पढ़ेंगे कि फर्म्स इस बात को जब समझ जाते हैं कि भाई उन दोनों के डिसीजंस एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, है ना, दूसरा फर्म अपने आउटपुट को कांस्टेंट नहीं रख रहा, जब फर्म्स ये चीज समझ जाते हैं तो वो अपने ज्वाइंट प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करके मोनोपोली वाली सिचुएशन पर पहुंच जाते हैं। ये बात प्रूव करता है आगे चैम्बरलिन मॉडल, ठीक है। सो कुर्नो का आउटपुट जो है वो मोनोपोली आउटपुट से ज्यादा है और प्राइस जो है वो मोनोपोलिस्ट प्राइस से कम है। ईच फर्म एंड्स अप अर्निंग लेस प्रॉफिट, जितना मोनोपोली में प्रॉफिट कमा सकते हैं उससे कम प्रॉफिट फर्म्स इसमें कमा रहे हैं। यहाँ पे कंसेप्ट आता है कुर्नो नैश इक्विलिब्रियम या कुर्नो इक्विलिब्रियम, इसको भी समझ लो, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि क्या कुर्नो मॉडल में नैश इक्विलिब्रियम होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि जो सबसे एंड लास्ट वाली सिचुएशन होती है उसमें क्या होता है, देखो हर एक फर्म चूज करता है आउटपुट दैट मैक्सिमाइज इट्स ओन प्रॉफिट, जो उसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है, ऐसा आउटपुट हर एक फर्म चूज करता है और अज्यूम करके चलता है कि दूसरा फर्म अपने आउटपुट को फिक्स रखेगा, ठीक है, और कोई भी फर्म इस सिचुएशन पर अपने डिसीजन को चेंज नहीं करना चाहता, इसी को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ईच फर्म आउटपुट, हर फर्म का आउटपुट जो है वो बेस्ट रिस्पॉन्स है उसके राइवल के आउटपुट के। किसी भी फर्म में कोई इंसेंटिव नहीं है कि अगर इस सिचुएशन पर वो अपना आउटपुट बदलता है, जब बस कर देते हैं फर्म्स अपना आउटपुट बदलना, जिसको हम बोलते हैं कि भाई टोटल आउटपुट का वो 2/3 प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इस सिचुएशन पर किसी भी फर्म को कोई इंसेंटिव नहीं है अपने आउटपुट बदलने का, हर एक फर्म अपना बेस्ट दे चुका है कंसीडरिंग अदर आउटपुट कांस्टेंट, है ना, तो इसी को हम कुर्नो नैश इक्विलिब्रियम या कुर्नो इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्लियर। अगला आता है आपका चैम्बरलिन मॉडल। देखो अब जैसे मैंने कहा कि वैसे हम जो हमारी कोर्स की क्लासेस होती है उसमें भी ये मॉडल हम काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, तो जैसे आपका 15 से क्लासेस स्टार्ट हो रही है ना, तो अबाउट
20-21 के आसपास आपकी ओलिगोपोली की क्लासेस होंगी, उसमें हम सारे मॉडल्स करेंगे A to Z ओलिगोपोली के। 2 फर्म्स है, होमोजीनियस गुड्स है, बात सारी इसमें भी वही है कुर्नो वाली, बस फर्क क्या है, फर्क समझिएगा, ठीक है। चैम्बरलिन ये अज्यूम करता है कि भाई कल्यूजन के बिना, यानी फर्म्स में किसी तरह की कोई सहमति एग्रीमेंट के बिना भी मोनोपोली वाली सिचुएशन अचीव की जा सकती है, ठीक है। इसमें फर्म्स अपनी इंटरडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, इसमें वो नेव बिहेवियर नहीं रहता फर्म्स का, इसमें इंटरडिपेंडेंस को रियलाइज कर लेते हैं वो फर्म्स, ठीक है। देखो, क्योंकि इंटरडिपेंडेंस को रियलाइज करते हैं, विल प्रिडिक्ट द एक्शन ऑफ, और दूसरे फर्म के एक्शन को प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि भाई मैं अपना आउटपुट चेंज करूंगा तो ये भी करेगा और ये इतना, और उसके अकॉर्डिंग अपना आउटपुट सेट करते हैं। चैम्बरलिन मॉडल में ध्यान से बात समझ लो, जब भी फर्म अपनी इंटरडिपेंडेंस को रियलाइज कर ले, ठीक है, अपने इंडिविजुअल प्रॉफिट्स के बारे में सिर्फ मत सोचे, है ना, उस केस में हर एक फर्म जो है उसका एंड रिजल्ट ये होता है कि वो मोनोपोली वाली सिचुएशन पर पहुंच जाता है, ठीक है। मोनोपोली वाली सिचुएशन क्या होती है कि टोटल आउटपुट का आधा और हाईएस्ट प्रॉफिट्स, ये मोनोपोली वाली सिचुएशन होती है। परफेक्ट कंपटीशन में होता है हाईएस्ट आउटपुट बट सबसे कम प्राइस, मिनिमम प्राइस। मोनोपोली में होता है हाईएस्ट प्राइस और टोटल आउटपुट का 1/2, ये मोनोपोली वाली सिचुएशन है। ज्वाइंट प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज कर लेते हैं फर्म अगर वो इंटरडिपेंडेंस को रियलाइज कर ले, अपना नेव बिहेवियर ना रखे। कुर्नो में फर्म्स जो हैं वो इंटरडिपेंडेंस को रियलाइज नहीं कर रहे थे। चैम्बरलिन में फर्म्स इंटेलिजेंटली काम करते हैं, मैच्योरली काम करते हैं, इंटरडिपेंडेंस को रियलाइज करके अपने आउटपुट डिसीजंस लेते हैं, जिससे वो मोनोपोली लाइक रिजल्ट्स तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे बात काम की मेन ये है कि ये नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली है, यानी कि ऐसे कोई फर्म्स में एग्रीमेंट वाली बात, सहमति वाली बात नहीं है, उसके बिना भी वो इंटरडिपेंडेंस को रियलाइज करके ही इस सिचुएशन पर पहुंचती है, ठीक है। दोनों मॉडल्स के बेसिक समझ आ गए। चलिए अब हम बैटर्न मॉडल को पढ़ते हैं। बैटर्न मॉडल आया आपका 1883। अब इसमें क्या है, देखो पहले इसकी बेसिक अजम्पशन पढ़ लो, फिर इसकी कहानी समझते हैं। फर्म इसमें ज्यूम करके चलते हैं। अब जैसे कुर्नो के मॉडल में हमने आउटपुट वाली बात समझी थी ना, बैटर्न के मॉडल में प्राइस वाली बात है। अच्छा, मेरा ना एक शॉर्ट वीडियो है 3 मिनट का, कुर्नो पर मैंने रियल लाइफ एग्जांपल उसमें भी समझाई हुई है विदाउट डायग्राम, उसमें डायग्राम के बिना एक्सप्लेनेशन है। अब जब सर्च करोगे ना कुर्नो मॉडल MS स्टडी गुरु ऐसे करके, तो आपके सामने फर्स्ट वीडियो आएगी, शॉर्ट है वो एक, ठीक है, ये वाला। एग्जांपल से समझते हैं, जो कुर्नो मॉडल है ये ओलिगोपोली का मॉडल है, ठीक है। और नॉन तो आप रिवाइज करने के लिए ना ये मॉडल, ये सारा मॉडल रिवाइज करने के लिए एक बार इस क्लास के बाद ये वाला शॉर्ट भी देख सकते हैं, उससे थोड़ा फ्रेश हो जाएगा और दिमाग में, ठीक है। अब बैटर्न मॉडल में प्राइस की बात है, इसमें हर एक फर्म ये ज्यूम करके चल रहा है कि भाई दूसरा फर्म अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेगा, ठीक है। और अब देखो इसमें क्या होता है, ये बातें बाद में, पहले हम कहानी समझ लेते हैं। प्राइस कंपटीशन, मान लो 2 टी स्टॉल्स है A-B, कॉलेज के बाहर 2 लोगों ने अपने चाय के स्टॉल लगाए, ठीक है, और वही है कुर्नो वाली assumption की सेम टी होमोजेनियस गुड है, ठीक है। सो अब क्या होगा, अब कस्टमर्स की एक टेंडेंसी होगी कि भाई जो स्टॉल कम प्राइस पर बेच रहा है ना, मैं उससे चाय पीऊंगा, होगी कि नहीं, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये वाला भी 20 रुपए चार्ज कर रहा होता है और ये वाला भी 20 रुपए चार्ज कर रहा होता है, सेम कर रहे होते हैं, ठीक है। अपना ए फर्म सोचता है कि भाई अगर मैं इससे थोड़ा सा, जिसको बोलते हैं स्लाइटली, थोड़ा सा स्लाइटली लो प्राइस चार्ज कर लूं, इससे थोड़ा सा कम प्राइस चार्ज कर लूं, तो ज्यादा कस्टमर मेरे पास आ जाएंगे। ये सोच के मान लो ये 19 रुपए या 18 रुपए, है ना, जितने, मतलब थोड़ा उससे कम प्राइस चार्ज करने लग जाते हैं। अब इससे बी के पास कस्टमर कम आने लग गए, बी कहता है ये क्या पंगा बढ़ गया, बी कहता है चलो मैं अब इसको जवाब देता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ए ने 19 रुपए प्राइस किया, उसने क्या एज्यूम किया, उसने एज्यूम किया कि भाई बी तो अपना प्राइस इतना ही रखेगा, मैं उससे थोड़ा सा कम रख लेता हूँ, है ना। फिर अब बी ने क्या सोचा, ए तो प्राइस इतना ही रखेगा,
मैं इससे थोड़ा, इसने ये नहीं सोचा कि अगर उसने मेरे से भी कम कर लिया प्राइस बार छिड़ जाएगी ये तो, है ना। उसने कहा ये कांस्टेंट रखेगा, थोड़ा सा इससे कम रख लेता हूँ, इसने 18 रुपए रख लिए, ठीक है। फिर ये कहता है अच्छा ये तो इतना ही कांस्टेंट रखेगा, ऐसा करता हूँ मैं 17 रुपए रख लेता हूँ। अब ये दोनों जब प्राइस कट करते रहते हैं ना, मान लो इनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी ना, चाय की कॉस्ट वो 10 रुपए आ रही थी, जब दोनों कम 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 करते रहे, है ना, अल्टीमेटली वो यहाँ पर पहुंचते हैं कि जो प्राइस है दैट फेल्स टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जितनी उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है प्राइस उतना हो जाता है, ठीक है, 10 रुपए प्राइस हो जाता है, 10 रुपए। ये कौन सी सिचुएशन होगी, परफेक्ट कंपटीशन वाली सिचुएशन, जब इकोनॉमिक प्रॉफिट्स नहीं होते, है ना। ये वो सिचुएशन हो गई जब प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू 0, सेम आउटकम एज परफेक्ट कंपटीशन। अब इसके बाद कोई भी अपना जो प्राइस है वो कम नहीं कर सकता, क्योंकि इसके बाद करेगा तो उसको लॉसेज होंगे, है ना। सो ये बैटरन मॉडल में ये चीज होती है। अब जैसे चैम्बरलिन में हमने पढ़ा कि फर्म्स मोनोपोली वाली सिचुएशन पर पहुंच जाते हैं, बैटरन मॉडल में फर्म्स जो है वो परफेक्ट कंपटीशन वाली सिचुएशन पर पहुंचते हैं, ठीक है। जैसे फर्म ए आया, उसने क्या किया, फर्म ए ने सेट किया प्राइस MN, हाईएस्ट प्राइस ले लो ना, ये दिस वन MN, ठीक है। फर्म ए आया, उसने सबसे हाईएस्ट प्राइस सेट किया MN, ठीक है। फर्म बी आया, वो कहता है इससे थोड़ा सा कम प्राइस चार्ज कर लेता हूँ, फर्म बी ने प्राइस सेट किया M डैश N डैश। फिर फर्म ए आया, कहता थोड़ा सा इससे कम कर लेता हूँ, फिर फर्म बी थोड़ा सा, थोड़ा 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 कम 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 करते करते ऐसी सिचुएशन पर पहुंच जाते हैं जहां पे प्राइस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। दैट इज द रिजल्ट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। क्लियर, क्लियर हो गई बात। अब आगे आ गया आपका एजवर्थ मॉडल। अच्छा, आपसे पूछा जाए बैटरन मॉडल का क्या इक्विलिब्रियम होता है, इसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है, टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द टू फर्म्स इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव आउटपुट, ठीक है, और प्राइस इज इक्वल टू AC और इज इक्वल टू MC, ठीक है। यानी कि आपके वो हो गए ना नॉर्मल प्रॉफिट्स, नहीं हम पढ़ते AR इज इक्वल टू AC, वो सिचुएशन जैसे यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉफिट 0 होते हैं। ये इकोनॉमिक प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होते हैं, इसके लिए अगर आपने मेरी सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर वाली फर्स्ट क्लास देखी हो तो उससे आपको चीजें समझ आएंगी। आगे देखो एजवर्थ मॉडल में क्या हो रहा है। 1897 में ये मॉडल आया, बैटरन मॉडल की मॉडिफिकेशन है। एजवर्थ एंड बैटरन में एक ही फर्क है, पता क्या, जो एजवर्थ मॉडल है ना, इसमें प्रोडक्टिव कैपेसिटी लिमिटेड है, यानी कि चाह के भी जो फर्म है ना, एक फर्म वो सबकी डिमांड पूरी नहीं कर सकता। जैसे मान लो मार्केट में 200 की डिमांड है, 200 प्रोडक्ट्स की, अब एक फर्म है उसके पास 100 ही है, चाह के भी वो 200 प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता, इसमें ये एक रेस्ट्रिक्शन है। बैटरन में ऐसा नहीं था, उसमें अनलिमिटेड प्रोडक्टिव कैपेसिटी थी। एजवर्थ के मॉडल में लिमिटेड प्रोडक्टिव कैपेसिटी, यानी कि फर्म जो है वो चाह के भी जितनी डिमांड है उतना नहीं प्रोड्यूस कर सकता, उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी लिमिटेड है, ठीक है। फर्म्स की लिमिटेड कैपेसिटी है और इस कारण ही फर्म्स का इसमें कोई डिटर्मिनेट सोल्यूशन निकलता ही नहीं, जैसे बैटरन में निकल गया था ना, इसमें कोई डिटर्मिनेट सोल्यूशन नहीं आएगा, देखना, ठीक है। अब होता क्या, पहले ये समझते हैं। इसको एजवर्थ मॉडल में भी प्राइस कंपटीशन है, पर इसको हम बोलते हैं कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है, यानी कि फर्म की कैपेसिटी यहाँ पे लिमिटेड है प्रोड्यूस करने की, ठीक है। एजवर्थ का मॉडल बैटरन की ही मॉडिफिकेशन है, एक चीज ऐड हुई है कैपेसिटी कंस्ट्रेंट, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल मैंने ऐड करी है पेट्रोल पंप वाली। जैसे मैंने कहा कि फर्म जो है वो इंटायर मार्केट को सर्व कर ही नहीं सकते, जितना मर्जी कम प्राइस कर ले, पर वो इतना ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर सकते जितनी डिमांड है, ठीक है। सो दो पेट्रोल पंप्स हैं, पंप ए जो है वो सिर्फ 100 कस्टमर्स को ही सेटिस्फाई कर सकता है एक दिन का, और पंप बी जो है वो भी सिर्फ 100 कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सर्व कर सकता है। मार्केट डिमांड जो है वो 300 कस्टमर्स की है, ठीक है। क्या होगा अब इस केस में, देखना बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। अब क्या हुआ, देखो ये ए पेट्रोल पंप है, ये बी पेट्रोल पंप, ठीक है। ए पेट्रोल पंप जो है मान लो 100 रुपया पर लीटर चार्ज कर रहा है, ठीक है, और बी जो है ये भी 100 रुपीज पर लीटर चार्ज कर रहा है।
अब ए सोचता है कि मैं ना अपना प्राइस थोड़ा सा कम कर लेता हूँ कि ज़्यादा कस्टमर जो है वो मेरे पास आ जाए। इसने अपना 99 रुपीज़ प्राइस कर लिया, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि 99 प्राइस करने के बावजूद भी ए मैक्सिमम सिर्फ 100 कस्टमर कोई सर्व कर सकता है। अगर उसके पास 101वां कस्टमर आ गया तो ए के पास पेट्रोल ही नहीं होगा, उसको जाना ही पड़ेगा बी के पास 100 रुपए का पेट्रोल लेने। ये बात समझ रहे हो, है ना, कि 99 कर लिया, चलो मैक्सिमम उसके पास, चलो पहले से ज्यादा मान लो पहले उसके पास 70 कस्टमर आ रहे थे, 80 आ रहे थे, अब थोड़ा कम प्राइस देके उसके पास 100 कस्टमर आ गया मान लो, पर 100 से ज्यादा अगर 101वां कस्टमर आ जाए तो ये दे पाएगा उसको पेट्रोल? नहीं दे पाएगा। अब वो 101वां कस्टमर कहाँ जाएगा? इसके पास जाएगा और 100 रुपए पे जाके भी पेट्रोल लेगा, है ना कि नहीं। सो बी यहाँ पे ये चीज रियलाइज करता है कि मैं उससे ज्यादा चार्ज कर रहा हूँ, वो 99 कर रहा है, मैं 100 कर रहा हूँ, पर फिर भी मेरे पास कस्टमर्स आ रहे हैं आराम से, है ना। यहाँ पे बना के दिखाते हैं, जैसे मान लो दोनों सेम प्राइस चार्ज कर रहे हैं, ए ने कहा मैं इससे थोड़ा कम प्राइस चार्ज कर लेता हूँ, ठीक है, ये मान के कि बी तो इतना ही रखेगा, ठीक है। फिर बी आया, बी कहता है अगर मैं इससे थोड़ा सा कम कर लूँ मेरे पास ए से ज्यादा कस्टमर आ जाएंगे, थोड़ा सा कम करते हैं। फिर ये आता है, जैसे बैटर्न वाली चीज है, पहले सारी बैटर्न वाली चीज होती है, फिर ये आता है थोड़ा कम चार्ज करता है, थोड़ा कम चार्ज करता है, ठीक है। फिर ये ना पहले वो बैटर्न वाली सिचुएशन नहीं है जहाँ पे कॉस्ट इज इक्वल टू हो जाती है प्राइस के, वहां पे पहुंच जाते हैं, पहुंच गए वहां पे। अब उसके बाद ना ए फर्म का दिमाग चलता है, ए फर्म सोचता है कि मान लो अगर मैं सबसे हाईएस्ट मोनोपोली प्राइस चार्ज कर लूँ, है ना, यहाँ पे चला जाऊँ, तो फिर भी मेरे पास कस्टमर तो थोड़े बहुत आएंगे ही, बिल्कुल लॉस में तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि बी 100 से ज्यादा कस्टमर सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। ये चीज सोच के ना जो ए है वो इस पॉइंट से फिर से हाईएस्ट मोनोपोली प्राइस चार्ज करने लग जाता है कि ठीक है 100 कस्टमर्स के बाद 101वां 102वां कस्टमर मेरे पास आएगा ही, तो मैं उनको महंगे पर बेचूंगा, ठीक है। फिर बी कहता है कि अगर मैं इससे थोड़ा सा कम प्राइस चार्ज कर लूँ तो इसके काफ़ी कस्टमर खींच सकता हूँ। फिर बी उससे थोड़ा कम चार्ज करता है, फिर ए उससे कम करता है, फिर यहाँ पहुंच जाते हैं, फिर एक फर्म उठकर ऊपर जाता है, ऐसे ही घूमते रहते हैं। दे कीप ऑस्किलेटिंग बिटवीन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव सिचुएशन एंड मोनोपोली सिचुएशन, घूमते रहते हैं, कोई इक्विलिब्रियम पर नहीं पहुंचते। बात समझ रहे हो, इक्विलिब्रियम पर पहुंचते ही नहीं है ना। पहले सबसे पहले अंडरकट करते हैं प्राइस को और परफेक्टली कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पर पहुंचते हैं, यानी कि बैटन वाली सिचुएशन। फिर एक फर्म रियलाइज करता है, फिर इंक्रीज करते हैं प्राइस को और फिर मोनोपोलिस्ट वाली सिचुएशन पर पहुंचते हैं। द प्राइस कीप्स ऑस्किलेटिंग बिटवीन मोनोपोली एंड परफेक्टली कॉम्पिटिटिव प्राइस। नो स्टेबल इक्विलिब्रियम प्राइस, प्राइस मोनोपोली एंड कॉम्पिटिटिव के बीच में ऑस्किलेट करता रहता है, ठीक है। जैसे डायग्राम है, अब इस डायग्राम में भी वही है कि दो फर्म्स हैं 1 एंड 2, ठीक है। एंटायर मार्केट का साइज लिमिटेड है, इससे ज्यादा फर्म्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। सो फर्म ए आता है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, फर्म ए की इतनी ओबी, है ना, और फर्म 2 की मैक्सिमम कैपेसिटी है इतनी OB1, ठीक है। तो अब फर्म ए जब मार्केट में आता है वो एज ए मोनोपोली बिहेव करेगा ऑब्वियसली, है ना। फर्म ए जो है वो OA क्वांटिटी सेल करता है, ठीक है, और इतना प्राइस रखता है, OP प्राइस रखता है। उसके बाद फर्म बी आता है, वो इससे थोड़ा सा कम प्राइस रखता है, फिर फर्म ए आता है थोड़ा सा कम प्राइस रखता है, ऐसे करते रहते हैं। ऐसे करते करते वो किस सिचुएशन पर पहुंच गए, बैक ट्रेंड वाले मॉडल की सिचुएशन पर। यहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ पे प्राइस लेवल OP1 सीम्स टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द मॉडल। OP1 यानी कि इस प्राइस पर जो मिनिमम प्राइस है, मतलब वहां पे दोनों पहुंच गए, ठीक है। पर उस वहां पर ना फिर से स्टेबिलिटी नहीं आई, फिर से इनस्टेबिलिटी आ गई। क्यों? क्योंकि अब एक फर्म के दिमाग में आया कि अगर मैं हाईएस्ट मोनोपोली भी चार्ज कर लूंगा तब भी मेरे पास कस्टमर आएंगे ही आए, है ना। तो ये चीजें सोच के क्या होता है, अगेन सेट द चेन ऑफ एक्शंस एंड रिएक्शन। फर्म में फिर से अपना हाईएस्ट प्राइस पर पहुंच जाता है, फिर से वो OP प्राइस पर पहुंच जाता है, और फर्म 2 फिर आता है, एज्यूम करता है भी फर्म में अपना OP प्राइस रखेगा, मैं इससे थोड़ा सा कम प्राइस रख लेता हूँ, स्लाइटली बिलो OP, ठीक है। तो मतलब इस तरह से वो एक प्राइस वार दोनों फर्म्स में यहाँ पे चलती रहती है, ये प्राइस वार चलती रहती है, और इसके कारण ही रिजल्ट प्राइस जो है अनस्टेबल रहता है, प्राइस फ्लक्चुएट करता रहता है, मूविंग अप एंड डाउन, ठीक है। हाईएस्ट प्राइस मोनोपोली है, लोएस्ट प्राइस जो है वो पर कॉम्पिटिटिव प्राइस है,
और कोई यूनिक इक्विलिब्रियम इसमें होता ही नहीं है। ठीक है, तो समझ गए बात को, दैट इज द एजवर्थ मॉडल बेसिकली। क्लियर? आई होप आपको ये मॉडल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मुझे कमेंट्स में बताना आपको ये लेक्चर कैसा लगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।